भारतीय रेलवे बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपग्रेड हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कॉमन है ये बात सुनना कि कोई ट्रेन 12 घंटे लेट है, कोई ट्रेन 20 घंटे लेट है और कई बार जो 1-2 घंटे का डिले होता है वो इंडिया में डिले काउंट भी नहीं होता, वो तो नॉर्मल ट्रेन का चलने का रनिंग स्पीड है। लेकिन ये बात सोचना ज़रूरी है कि ट्रेन लेट भारत के अंदर क्यों होती है, और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, इंडिया के रेलवे सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम जो है वो बाय टाइम क्रिएट की गई है, जो कि फाउंडेशन बनता है देश की ट्रेन्स का टाइम टेबल न फॉलो कर पाने के पीछे। और वो ये हमारे यहाँ पे है कि हमने नेटवर्क को ओवरबर्डन कर दिया है बिना उसकी कैपेसिटी बढ़ाए। इसका मतलब क्या समझते हैं? ब्रिटिशर्स एक बहुत ज़्यादा बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत को देकर गए थे। आज ये नेटवर्क थोड़े बहुत एक्सपांशन के साथ में 67,000 किलोमीटर लंबा है, जिसके अंदर दिन में 10-12 किलोमीटर ऐड होते रहता है और 7,000 से ज़्यादा स्टेशन आज भारत के अंदर है। लेकिन ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है कंपेयर टू वो स्ट्रक्चर जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। इसके बावजूद इसी सेम स्ट्रक्चर में जितने ट्रेन ब्रिटिश जमाने में चलते थे उससे कई गुना ज्यादा ट्रेन हम इसी रूट पे चलाते हैं। साथ साथ रूट के अंदर जो सिग्नलिंग सिस्टम्स है, जो मेंटेनेंस की टेक्निक्स वगैरह है, ये भी बहुत लंबे समय तक, ऑलमोस्ट कुछ दशक पहले तक भी उसी जमाने में हुआ करती थी जब अंग्रेज ट्रेन चलाते थे, जिसकी वजह से नेटवर्क के अंदर चलने का लोड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन नेटवर्क एक्सपांड नहीं हो पाया, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, ट्रैक लेंथ के हिसाब से हो, रूट्स के हिसाब से या दूसरी चीज़ें। और ये फाउंडेशन बनता है उन रीजंस का जो डिले के लिए जिम्मेदार है। एक एक करके ये रीजन समझते हैं। पहला जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स। अब मैंने बात की रेल इंफ्रा के एजिंग वगैरह की, तो ये कहाँ पे इश्यूज क्रिएट कराते हैं वो देखते हैं। पहला आता है एजिंग इंफ्रा, जिसकी वजह से कई जगह पे ट्रेन को लिमिटेड स्पीड, लिमिटेड कैपेसिटी और एक लिमिट तक ही चलाया जा सकता है, जो डिलेज के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा इशू आता है मेंटेनेंस का, क्योंकि ये इंफ्रा बहुत पुराना है, ब्रिटिश जमाने का है, तो इंफ्रा को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण कई बार ये ट्रेन्स वगैरह जो है वो ढंग से चल नहीं पाती, क्योंकि मेंटेनेंस की वजह से ट्रेन्स को स्लो डाउन करना पड़ता है और स्लो डाउन की वजह से डिलेज आते हैं। साथ साथ अगला इशू आता है इंफ्रा के अंदर डबलिंग का। कई जगहों पे सिंगल लाइन्स है। अब पहले जब 2-4 घंटों में एक ट्रेन आती थी ज़्यादातर स्टेशन के अंदर 40, 50, 70 आज़ादी के पहले, तो उस टाइम पे ज़्यादा इशू नहीं था सिंगल लाइन ट्रैक होने के ऊपर, क्योंकि एक ट्रेन को कई घंटों में मे भी एक आध बार जो है रुकना पड़ सकता था साइडिंग के लिए, किसी ट्रेन को पास ऑन करने के लिए, और वो भी काफ़ी टाइम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ी लेकिन ट्रैक लेंथ नहीं बढ़ी और ट्रैक का डबलिंग नहीं हुआ, तो ट्रेन को बहुत फ्रीक्वेंटली रुकना पड़ता है एक दूसरे को पासिंग देने के लिए। और एक ट्रेन अगर 10-15 मिनट भी आगे पीछे डिले हुई हो आने वाली जाने वाली रूट के ऊपर, तो वहां पर इश्यूज क्रिएट होते हैं दोनों ट्रेन्स के अंदर, और डबलिंग ना होने की वजह से डिलेज भी क्रिएट होते हैं। ज्यादातर कोंकण रेलवे और कुछ दूसरे रूट्स के अंदर ये इशू ज्यादा बड़ा है। अगला इशू है वेदर कंडीशंस। इंडिया के अंदर आप जानते हो वाइड रेंज ऑफ वेदर है, कहीं पे बारिश, फॉग, एक्सट्रीम हीट और इवन स्नोफॉल भी फेस करना पड़ता है इंडियन रेलवेज को। और जब भी कोई ऐसी कंस्ट्रेंट्स आते हैं तो उस समय पर रेलवेज को अपने लिमिट्स को सेट करना पड़ता है, स्पीड, ब्रेकिंग, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। फॉग के टाइम पे आपको पता होगा कि इंडियन रेलवेज की ट्रेन जो है वो 15-20 या कुछ कुछ केसेस में 25-30 की स्पीड पे ही चल पाती है, और ऑब्वियसली ट्रेन इस वजह से लेट होती है। बहुत एक्सट्रीम मानसून जब होता है तो ट्रैक के अंदर पानी भर जाने की वजह से, सिग्नलिंग सिस्टम्स खराब होने की वजह से ट्रेन को या तो रोक देना पड़ता है या फिर ये धीमी गति से चलना शुरू होती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डिलेज आता है, डिसरप्शन आता है पूरे नेटवर्क के अंदर। अगला रीजन जो आता है वो है टेक्निकल इशूज़। अब ये ट्रैक या सिग्नल पर डिपेंड नहीं करते, ये हमारे जो चलने वाली वैगन्स होती है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लोकोमोटिव्स का खराब होना, ब्रेक्स का खराब होना, प्रेशर ठीक से नहीं बनना, कोचेस के अंदर टेक्निकल डिफिकल्टीज आना, ये चीज़ें टेक्निकल इश्यूज में काउंट होती है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आज ये पूरा नेटवर्क डिलेड इसलिए है क्योंकि कोई लोकोमोटिव खराब हो गई, कोई फ्रेट ट्रेन खराब हो गई, और ये रीजंस जो है बाकी ट्रेन को डिले कराते हैं। नेक्स्ट इशू जो है वो है ओवर क्राउडिंग का। भारत के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ओवर क्राउडिंग किसी ट्रेन को डिले कैसी करवाती है वो हम समझते हैं। अब जैसे कोई ट्रेन है उसके अंदर एक लिमिट सेट किया जाता है किसी भी स्टेशन के ऊपर स्टॉप लेने के लिए, 2 मिनट 2.5 मिनट, कोई इंपॉर्टेंट जंक्शन या इंपॉर्टेंट ट्रेन होगी तो वो 5 मिनट के लिए रुकेगी। लेकिन अगर सपोज उस पूरे टाइम पीरियड में कई ज़्यादा लोग उस ट्रेन के अंदर बाहर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो प्रोसेस जो होती है लोगों के अंदर जाने की, बाहर जाने की, वो कंप्लीट करने के लिए समय लगता है। जहाँ पर कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर 1 मिनट में ये काम हो पाता होगा, तो क्राउडिंग की वजह से ये जो काम है ये 5-6 मिनट तक चला जाता है। इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में ऐसी ओवर क्राउडिंग हो जाती है कि पुलिस को इंटरवीन करते हुए, लोगों को बाहर निकालते हुए या अंदर ढकेलते हुए कुछ ऐसे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाने पड़ते हैं कि ट्रेन एटलीस्ट प्लेटफॉर्म से निकल पाया। 18, 20 या 24 कोचेस की जब ट्रेन होती है, वहाँ पर एक एक कोच में जब आकर ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, तो जो 2-3 मिनट का
स्टॉप होता है किसी ट्रेन के लिए वो कई मिनट्स तक 10-15 मिनट तक भी एक्सटेंड हो सकता है। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है भारत के अंदर, जिसकी वजह से डीलिंग बोर्डिंग के अंदर आने वाली समस्या हमें देखने मिलती है और लोग जो है इसके कारण ट्रेन को लेट करवाते हैं और ट्रेन इसके अंदर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। अगला इशू है ह्यूमन फैक्टर्स। अब ये ह्यूमन फैक्टर्स बेसिकली एक्सीडेंट्स आप बोल सकते हो। कई बार जो इंडियन रेलवेज के अंदर ट्रेन लेट होती है वो अनवांटेड एक्सीडेंट्स की वजह से भी होती है, लेकिन कई बार प्रॉपर्ली ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गए, प्रोटेस्ट हो गए। आप जानते हो हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो देश के अंदर हर कुछ दिनों के अंदर किसी न किसी कोने के अंदर रेल रोको आंदोलन होता है। कई बार जो है किसी और मुद्दा जहाँ पर रेलवे का कोई भी लेना देना नहीं है उसकी वजह से रेलवे को डिस्टर्ब करना लोग एक सही फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट समझते हैं और ये एक बार डिले होता है तो वो लंबे समय से डिले होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना जरूरी है, अब तक मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई उसमें ये समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर ट्रेन या कुछ एक नेटवर्क क्यों डिले हो रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि पूरा का पूरा नेटवर्क इसकी वजह से डिले क्यों होता है और इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट या चेन इवेंट। कई लोग इसके बारे में पता होगा लेकिन इसको मैं एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन चल रही है एक ऐसे रूट के ऊपर जहाँ पे कोई टेक्निकल इशू आया या सपोज एक सिग्नल फेलियर हो गया, तो यहाँ पर ये ट्रेन जब अगले स्टेशन पे पहुँचने के लिए चलेगी तो ये समय से नहीं चल पाएगी क्योंकि सिग्नल के अंदर इशू है, ये ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएगी बिना सिग्नल की वजह से और अगले स्टेशन पर पहुँचने के लिए इस ट्रेन को समय लगेगा, जिसके कारण जो ट्रेन यही ट्रैक इस्तेमाल कर रही है इस ट्रेन के पीछे वो एक के पीछे एक जमा होना शुरू हो जाएगी और जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो जाते जाते डिले हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो एक के पीछे एक रुकी हुई ट्रेन है ये किसी जंक्शन तक ये डिले ले आती है तो ये प्रॉब्लम एस्केलेट होती है। यानी फॉर एग्जांपल सेंट्रल रेलवे में इशू चल रहा है और किसी ऐसे जंक्शन पे ये डिले आ जाता है जो कि किसी और रेलवे जोन को भी केटर कर रही है तो वो रेलवे जोन भी डिले होना शुरू होती है। ये भी एक एग्जाम्पल मैंने समझता है। फॉर एग्जाम्पल एक जंक्शन के अंदर काम ये होता है कि ट्रेन को एक रूट और दूसरे रूट के अंदर वो कंटिन्यूसली पास करवाते रहे जहाँ पे भी उनको जाना है वहाँ पे। अगर क्रॉसिंग जंक्शन है तो ये डिफिकल्ट काम है, अगर क्रॉसिंग नहीं है तो भी ये काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। अब अगर सपोज हुआ ये कि किसी जंक्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर जाने के लिए जो जगह है वो आगे जो सिग्नलिंग के अंदर हुआ इशू है उसकी वजह से ठीक से आगे बढ़ा नहीं पा रहा है और स्टेशन के ऊपर ट्रेन एक्यूमुलेट होना शुरू होती है तो ये एक्यूमुलेशन धीरे धीरे सारे जो उस रूट पे आए हुए ट्रेन है इनको भी डिले करता है। और सपोज इसकी वजह से कोई ऐसी ट्रेन है जिसको जाना भी नहीं है खराब सिग्नल वाले रूट पर, उसको तो सीधा निकलना था अगले वाले रूट पर जंक्शन से, उसको भी रुकना ही पड़ता है इन ट्रेन की वजह से। और इसकी वजह से जो आगे रूट जिसके अंदर कोई सिग्नल फेलियर नहीं था वो रूट भी डिले होना शुरू होता है। यही अगर आप पूरे की पूरी इंडिया के अंदर एक्सपांड करना शुरू करो और एक सिग्नल फेलियर के बचले वेदर ले लो, प्रोटेस्ट ले लो या कोई दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से ओवरऑल कंजेशन को बढ़ाती है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है वो भी समझते हैं। पहली बात, रेलवेज को अपना इंफ्रा जो है वो इतने बड़े लेवल पे स्केल अप करना है कि जितनी हमने ट्रेन बढ़ा रखी है उतने हिसाब से ये ढंग से चल पाए। इसकी वजह से फिर चाहे वो ट्रैक्स का लेंथ बढ़ाना हो, ट्रैक्स की डबलिंग करनी हो, बेहतर सिग्नलिंग का इस्तेमाल करना हो ताकि ट्रेन कम डिस्टेंस हो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ चल पाए, वो चीज़ें इंफ्रा के हिसाब से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है और रेलवेज के ऊपर मिशन मोड पे काम भी कर रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रेलवेज के पास में आता है वो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। कई बार जो मेंटेनेंस रिलेटेड दिक्कतें आती है, जैसे मैंने कहा सिग्नल फेलियर, ये मेंटेनेंस अगर सही से होता तो नहीं होता, तो ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस समय समय पे करना विदाउट अफेक्टिंग द नेटवर्क करना, इसकी वजह से ये ट्रेन चल सकती है समय पर। इसका भी एक अगर एग्जांपल ले तो मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन का नेटवर्क है ये जनरली बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से चलता है, जहाँ पर कुछ मिनट्स के फ्रीक्वेंसी के बीच में सर्विसेज चलती है। कुछ ऐसे स्टेशन है जहाँ पर दिन में 1200 से ज़्यादा ट्रेन आती जाती है थाने के जैसे, जहाँ पे ज़्यादातर ये नेटवर्क स्मूथली फंक्शन करता है कुछ मिनट्स के डिलेस के साथ में। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि मुंबई के अंदर ऑलमोस्ट हर संडे एक जम्बू ब्लॉक होता है या एक मेगा ब्लॉक होता है जो कि इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन का काम करता है। और ये मेंटेनेंस अपग्रेडेशन अगर नहीं होता तो हमको बहुत फ्रीक्वेंटली ये नेटवर्क जो है वो फेल होते हुए नजर आते हैं। यही चीज़ पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क के अंदर रेप्लिकेट की जा सकती है। अगला जो एक बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। जो मैंने कहा कि 67,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक लेंथ के ऊपर हमने इतनी सारी ट्रेन चला रखी है, मोर देन 12,000, तो ये ट्रेन के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेन भी है जिनको अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे शिफ्ट किया जाता है, पैसेंजर एंड फ्री ट्रेन को कंप्लीटली सेपरेट कर जाता है। पैसेंजर ट्रेन जो हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे रुकती है, फ्री ट्रेन जो लंबे डिस्टेंस पे चलती है, इनको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो ये दिक्कतें मिट सकती है। और ये भी इंडिया कर रहा है जहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बहुत ज़्यादा हिस्से ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और यही मुझे वीडियो में एक्सप्लेन करना था कि भारतीय रेलवेज के अंदर ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले क्यों होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, वीडियो टॉपिक सजेशन सब मुझे नीचे दे सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।